इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। कि ये चुनाव मूर्ति का हो रहा है या राष्ट्रपति का, तो आप बोलिएगा कि ये चुनाव मूर्ति का नहीं राष्ट्रपति का हो रहा है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात होगी राष्ट्रपति चुनाव की। क्या मोदी की रणनीति ने ममता पवार के कुनबे को ध्वस्त कर दिया है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा विपक्ष के कई दलों ने समर्थन किया है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बिखरता हुआ नजर आया। कई विपक्षी दलों ने आदिवासी महिला होने के नाते एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का खुला समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा भी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, इसलिए चुनाव नतीजों से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने में जुट गए। यशवंत सिन्हा सरकारी एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं। आज चुनाव के दौरान आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। यशवंत सिन्हा जी को सब पता है, पैसे का खेल चल रहा है, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पार्टियों ने खुलकर कह दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और अगर उनको इतना पता है कि सब हो रहा है तो किस आधार पर कह रहे हैं, ये भी बताना चाहिए था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के आगे पवार और ममता की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई? क्या इस चुनाव में विपक्ष की बची हुई साख भी धूमिल हो गई? यह सवाल इसलिए अहम है कि जिस तरीके से विपक्ष मोदी के खिलाफ खुद को एकजुट होने की बात करता था, राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखी नहीं, बल्कि जो पार्टियां साथ होने का दावा करती थी उनके बीच में भी टकराव देखने को मिला। जैसे आप शिवसेना की बात कर लीजिए या जेएमएम की बात कर लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। इन पार्टियों ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में अखिलेश का साथ देने वाले राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। इतना नहीं, राजभर ने अखिलेश पर हमला भी बोला। शिवपाल यादव ने तो मुर्मू का समर्थन किया और कहा कि सच्चा समाजवादी मुलायम सिंह का अपमान करने वाले यशवंत सिन्हा को कभी वोट दे ही नहीं सकता। सुन लीजिए एक बार। यशवंत सिन्हा जी और उनके वोट दिलाने वाले लोग आज तक मुझसे वोट मांगे ही नहीं। और इधर द्रौपदी मुर्मू जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, वित्त मंत्री जी ने वोट मांगा। इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांगू नहीं रहे हैं। तब फ्री में ले जाके बिना कहले दे दें। नहीं, पर राजभर साहब, चर्चा ये है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आप बहाना तलाश रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी से दूर हुआ जाए। अगर बहाना तलाशते तो आजमगढ़ में 12 दिन हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम जूझ रहे हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लगे हैं और अखिलेश यादव जी एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। यही बहाना है। राजभर सही बोलता है तो बुरा लगता है, तब बुरा लगे जिसको लगे। हम सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। हम लोग धूप में खड़े हैं, गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, कोई का नहीं एसी में है। पिछली बार प्रेस वार्ता में अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने कहा वो हमारी समस्या है। इस पर क्या कहें? अब भाई समस्या है तो लिख के दे देंगे, समस्या हम खत्म कर देंगे। राजभर कह रहे हैं कि एक तरफ वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कोई पूछ नहीं रहा है तो जबरदस्ती फ्री में वोट देते हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। धनखड़ के नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब मौजूद थे। नामांकन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि कैंडिडेट कौन है,
जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने हामिद अंसारी के साथ सोनिया गांधी की फोटो को ट्वीट किया और जयराम रमेश पर पलटवार किया और लिखा कि क्या जयराम रमेश ने सोनिया गांधी को राबड़ी देवी समझा है क्या। तो ये ट्विटर पर चल रहा था, अमित मालवीय ट्वीट कर रहे थे, जयराम रमेश ट्वीट कर रहे थे, वो सारी चीजें। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, क्या यह चुनाव 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर है? सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने ममता बनर्जी पर बड़ी स्ट्राइक की। दरअसल ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया था। वहीं एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को कैंडिडेट बनाया। धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जिनकी ममता से तनातनी के किस्से जग जाहिर है। ऐसे में आज के सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है क्या और कौन किधर गया? मोदी स्ट्राइक से ममता पवार का कुनबा ध्वस्त हुआ है क्या? राष्ट्रपति के लिए वोटिंग 2024 की क्लियर पिक्चर है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे का वक्त हो चुका है, तो कमोबेश संभावना यह है कि वोटिंग जो है वो पूरी हो गई होगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, रंजीता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, मनीष यादव लखनऊ से हैं, अभिषेक कुमार हमारे साथ मुंबई से हैं। अमित, क्या खबर है? कोई बड़ा उलटफेर होने की कोई गुंजाइश कि इधर से उधर कुछ हो गया हो? कौन इधर गया कौन उधर गया, कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, जो मतदान का समय था वो पूरा हो गया और आखिरी मतदान के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा स्पीकर ने वोट किया है और यहां पर मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो उलटफेर की बात है, जो बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्राइक किया, जो अपोजिशन की कोशिश थी कि एकजुटता दिखाया जाए, 2024 से पहले जो एकजुटता होनी चाहिए थी उसके लिए जो एक कोशिश हो रही थी वो धराशायी हो गया। और दूसरी बात, जो खबरें आ रही है कि चाहे बंगाल की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, झारखंड में कांग्रेस की बात कीजिए, तमाम जगहों पे एनसीपी कांग्रेस अपने विधायकों को बचा नहीं पाए। कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है। हालांकि अभी एग्जैक्ट तस्वीरें सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में जो ट्राइबल सांसद विधायक थे उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और खुलकर क्रॉस वोटिंग की है। और ये बात शायद इसका डर ममता बनर्जी को भी था कि इस तरह की कुछ चीज होने वाली है। तो अगर आपको याद हो तो कैंपेन के कुछ आखिरी दिनों में उस तरह से सक्रिय कोई दिखा नहीं। यशवंत सिन्हा भले ही अंतरात्मा की बात करते रहे, लेकिन कभी भी अपोजिशन की तरफ से सब लोग जुटे नहीं कि इनको जिताना है। हार तो तय थी, लेकिन लड़ाई करते भी नहीं दिखे, क्योंकि जैसा कि राजभर ने भी कहा कि किसी ने उनसे नहीं कहा कि वोट दो, जबकि सरकार के पास नंबर ज्यादा थे। आज अमित शाह नड्डा जब बाहर आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि कितना होगा नंबर्स, कितने % वोट होंगे, तो उन्होंने कहा कि 61% हमारे साथ हैं। और देखिए, कई लोग बाहर आएंगे जो वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार आप कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है वो विपक्ष की तरफ से हैं और उन्होंने क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में की है। ये आपके पास खबर निकल कर आ रही है। रंजिता, आपके पास क्या खबर है? क्रॉस वोटिंग हुई है, नहीं हुई है? सुशांत, देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि अब वोटिंग जो है वो खत्म हो गया है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमने संसद में देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोट देने के लिए आए थे। हालांकि वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए व्हील चेयर का इस्तेमाल उन्होंने किया। क्रॉस वोटिंग की, सुशांत, जहां तक बात है, एक विपक्ष की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पर यशवंत सिन्हा को देखा जा रहा था। लेकिन जो खबरें आ रही है वो सिर्फ सपा से नहीं बल्कि कांग्रेस के, आपको याद होगा कि उड़ीसा से कांग्रेस के विधायक ने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था और इस बाबत कहा भी था कि द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन देना चाहते हैं। और न सिर्फ वो बल्कि उड़ीसा का जो पूरा यूनिट है उड़ीसा कांग्रेस का, वो वोट देना चाहता है द्रौपदी मुर्मू को और इसको लेकर कांग्रेस लीडरशिप भी सोचे। और हुआ भी ऐसा ही। उड़ीसा से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है। सहयोगी पार्टियों ने तो धोखा दिया विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन कांग्रेस के भी कुनबे में जो है वो सेंधमारी हुई है। आप कह रही हैं सपा और कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। क्या आपके पास कोई खबर है कि एनडीए के किसी सहयोगी ने क्रॉस वोटिंग की हो यशवंत सिन्हा के पक्ष में?
देखिए, एक वोट पर सबकी नजर थी सुशांत। अंतरात्मा की आवाज जब कही जाती है तो ज्यादातर जो केस है उसमें देखा जाता है कि उसका फायदा होता है, लेकिन आज अंतरात्मा की बात यशवंत सिन्हा कर रहे थे और उनके बेटे जयंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया है, न कि अपने पिता को। तो ये एक हम कह सकते हैं, क्योंकि जब वो वोट डालने के लिए संसद में पहुंचे, कई मीडिया वालों ने उनसे सवाल भी किया, वो चुप थे, वोट डालकर सीधा जो है वो पार्लियामेंट नेक्सी चले गए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए आज नॉमिनेशन होना था। रंजीता, क्या दिन आ गया है? बेटे की अंतरात्मा भी पिता का नाम आज नहीं ले रही है। कैसी कैसी अंतरात्मा आजकल ईश्वर बना रहा है। बेटे की अंतरात्मा भी एनडीए कैंडिडेट के लिए वोट कराई है। ठीक है, मैं मेहमानों के पास आ रहा हूं, बस जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। लखनऊ से मनीष यादव हमारे साथ हैं। मनीष, लखनऊ से क्या जानकारी है आपके पास, किधर खेला हुआ है? देखिए, लगभग मतदान खत्म होने को है। आज जैसा कि उम्मीद थी, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सभी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। वो पहले भी ऐलान कर चुके थे कि यशवंत सिन्हा जब अपने पक्ष में समर्थन मांगने आए थे, उस वक्त अखिलेश यादव ने उनकी अनदेखी की थी, उन्हें उस बैठक में बुलाया तक नहीं गया था। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों आदिवासियों के हक की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की उनसे अपील की थी और उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए आज द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। उनके सभी विधायकों ने मतदान किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान करने पहुंचे। उन्होंने तो बल्कि अखिलेश यादव को लेटर भी लिखा था, जिसका जवाब आज अखिलेश यादव ने दिया भी कि ये जो लेटर है वो बीजेपी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली में बैठ के ये लेटर का मजमून तय हुआ था और शिवपाल सिंह यादव को याद रखना चाहिए कि यशवंत सिन्हा से ज्यादा बीजेपी के नेता समाजवादियों को भला बुरा कहते रहे हैं। तो ऐसा कह के वो बचाव कर रहे थे और ठीक है, वहां भी चर्चाएं आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत क्रॉस वोटिंग हुई है। एक बार चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, वहां शिवसेना का साफ तौर पर बताया जा रहा है कि शिवसेना के सांसदों ने और विधायकों ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। एनसीपी और कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग की कुछ खबर है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे थे, यशवंत सिन्हा मुंबई में आने वाले थे, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं पहले से ही हार स्वीकार करते नजर आ रहे और वहीं द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ। और जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल हुई है महाराष्ट्र में, शिवसेना के दो गुट सामने हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मुर्मू को समर्थन किया है। और साथ ही साथ अगर आज की घटनाक्रम को देखें तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि 200 से ज्यादा का आंकड़ा मुर्मू महाराष्ट्र से लेंगी। तो इस पर यही है, क्योंकि 185 उनके पास है और 15 और 20 इसके ऊपर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जाहिर तौर पर क्रॉस वोटिंग का अनुमान ऐसा बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गुट लगा रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज बड़ी स्पष्ट निकल कर आ रही है। हमारे सारे सहयोगी जो बता रहे हैं वो हर जगह से बता रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, लेकिन किसी के पास यह जानकारी नहीं है कि एनडीए के किसी सहयोगी ने क्रॉस वोटिंग कर दी हो यशवंत सिन्हा के पक्ष में। यहां तक कि बताया जा रहा है कि खुद यशवंत सिन्हा के बेटे ने अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी या सुनकर भी हो सकता है एनडीए को वोट कर दिया। तो यह जानकारी मिल रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नतीजे आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के तो बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, अब ये आप लोग कैसे कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो जा रही है? पैसा दिया है जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसीज लगाई हैं, और बेटे की भी अंतरात्मा आपने चेंज कर दी, ये सब कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमने देखा है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की जो हमारी अवधारणा है उसको एक तरीके से गौरवशाली एक क्षण आया है हमारे बीच में कि किस प्रकार से उस अवधारणा को हम सदैव के लिए प्रतिष्ठित रख सके। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक पल भी है। परंतु देखिए, 5 बजे मतदान भी समाप्त हुआ है और तथाकथित विपक्षी एकता का पिंडदान भी हो चुका है। और वो पिंडदान करते हुए आपने ओबी राजभर जी को भी सुना है, पिंडदान करते हुए आपने कांग्रेस के एक विधायक है मुकीम, मोहम्मद मुकीम, उन्होंने भी पिंडदान किया है। अब मुझे तो नहीं पता कि मोहम्मद मुकीम को तो अजय कुमार की बात नहीं सही लगी कि वो दुष्ट मानसिकता वाली नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं सही लगी। इसके अलावा जेएमएम के विधायक ने ही शिकायत की थी, पुलिस में भी शायद की है, और उन्होंने कहा कि अजय कुमार की रिमार्क के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जेएमएम के विधायक है। अब अगर आप किसी को
स्टैच्यू बोलोगे, आप किसी को अपमानित करने के लिए, एक ऐसी महिला जिन्होंने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का एक तरीके से उन चुनौतियों को पार करते हुए वो ग्रास रूट लेवल से उठकर संविधान के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची है, झारखंड की सबसे लंबे दौर तक रहने वाली गवर्नर बनी है, पहली राष्ट्रपति बनेंगी ट्राइबल समुदाय से। अगर आप उनका प्रतिदिन अपमान करेंगे तो जो लोग आपके साथ होंगे भी वो भी आपसे छिटक जाएंगे। परंतु तहसीन पूनावाला आज साथ में है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुरंत एक काम करे, वो झारखंड के मुख्यमंत्री का इनके पास नंबर भी है, बहुत बातचीत करते हैं, हेमंत सोरेन जी को तुरंत डायल कर दे पहले और पूछ ले कि कौन सी एजेंसी लगी हुई थी। मुझे लगता है जब हम लोग SC ST OBC समाज के लोगों को एक मकाम संविधान देता है तब उनको डीलेजिटिमाइज करने की जो कांग्रेस की विकृत मानसिकता है ना, जो परिवारवाद को ही अच्छा समझती है, दिव्य समझती है और जो परफॉर्मेंस के आधार पे आता है उसको ईवल समझती है, ये उस मानसिकता को वो प्रतिबिंबित करने वाले ये लोग हैं। तो मैं तहसीन से चाहूंगा उनसे जाने से पहले अभी तुरंत हेमंत सोरेन को फोन करे और पूछे कौन सी एजेंसी ने उनके पीछे लगकर उनका वोट चेंज करवाया, उनकी अंतरात्मा को जगाया। जरा पूछ लो उनसे। तहसीन पूनावाला, ये एक तो आप फोन कर लीजिएगा अलग से, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप शो में ही लगा लीजिए, लेकिन अगर विपक्ष की एकता सिर्फ ऐसी है कि अगर कोई एजेंसी, कोई पैसा, ये सब देखकर जो है वो अपना वोट बदल देते, तो ये क्या एकता है फिर? और फिर क्यों यशवंत सिन्हा को आप लोगों ने जो है वो पिच पे उतार दिया, ना पैड दिया, ना ग्लव्स दिया, और खड़ा कर दिया आप लोगों ने ब्रेट ली के सामने बॉलिंग खेलने के लिए, और सब उसके बाद उतार के बोल के कि हाँ हम लोग आ रहे, पैड लेके, ग्लव्स लेके, सब गायब हो गए। क्या फायदा हुआ इससे? सुशांत जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। फोन नंबर तो मेरे पास शहजाद का भी है और आपका भी है, आप मेरा फोन उठा लेते हो, शहजाद मुझे ब्लॉक कर देता है, तो फोन नंबर होने का कोई मतलब नहीं है। बट मूल बात पर आते, 2 या 3 चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो अजॉय ने द्रौपदी जी को ईविल नहीं कहा, वो चीज अब क्लैरिफाई होगी पूरा बाइट, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने जो कहा वो बीजेपी को कहा, और अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ट्राइबल विरोधी है, तो सबसे पहले ट्राइबल लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया था। सबसे पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर गुजरात में कांग्रेस ने दिया था, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया था। सबसे पहले SC प्रेसिडेंट कांग्रेस ने दिया था, महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस ने दिया था, तो उसका विपक्ष बीजेपी ने किया था। तो क्या बीजेपी SC विरोधी, महिला विरोधी है? महिला विरोधी तो है नहीं, ये देखिए शहजाद मुझे धीरे से पकड़ा दिए हैं, ये प्रिंट आउट लेकर आए हैं, नलिन सोरेन है, नलिन सोरेन नाम है। JMM-LA सीक्स अपॉलजी फ्रॉम कांग्रेस अजय कुमार बिल्कुल करना और डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू। तो वो आपके ही सहयोगी है ना JMM वाले झारखंड में? जी, मैं उसी पे आ था, बिल्कुल वो उनका अधिकार है। लेकिन पता है क्या हो गया जी, अभी तक तो है। और मैं बताऊं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, और मैं शायद त्रिपाठी जी से बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, मैं कह देता हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से यशवंत सिन्हा एक बहुत खराब कैंडिडेट है, मैं क्लियर कहता हूं, मैं कोई इनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं तहसीन हारने तो दीजिए, अभी हारा भी नहीं, आपने खराब कैंडिडेट बता दिया। जो मैं सच के साथ रहता हूं। देखिए यशवंत सिन्हा जी, आप पूछे मुझे, अब मुझे व्यक्तिगत बताइए उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसको वोट किया? अपने बेटे को किया कि उन्होंने विपक्ष किया? मैं आपको बता दूं, यशवंत सिन्हा जी देखिए, अब 2-3 उनकी बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा मैं CAA कानून रोक दूंगा। अब CAA कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चैलेंज तभी कर पाया जब राष्ट्रपति ने ऑलरेडी उसका साइन किया है, तो साइन कैसे नहीं करेगा? कानून ऑलरेडी साइन हो चुका है, आप उसके खिलाफ हो सकते हो। देखो, हमें बात तर्क पे करनी चाहिए। और दूसरी चीज, उन्होंने अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा मेरे पास कुछ सीक्रेट पावर्स है, कुछ ऐसे कहा उन्होंने, मैं पावर्स बताऊंगा नहीं जिससे मैं एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करूंगा। अब प्रेसिडेंट के पास ऐसे कोई पावर्स होते नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर के ये चीजें नहीं करना चाहिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अनुराग भाई आ रहा हूं आपके पास। एक चीज मुझे बताइए तहसीन, कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि यशवंत सिन्हा एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं थे, और आप ये देख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, वो चीजें पावर है ही नहीं राष्ट्रपति के पास, झूठ नहीं, बट नहीं, वो झूठ है, झूठ है कर रहे हैं। जो भी जानता है राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, वो ये कहेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं कि घुमा रहे हैं या शब्दों में फंसा रहे हैं। तो ये विपक्ष को समझ में नहीं आया कि हम क्यों उतारकर अपनी एम्बेरसमेंट करा। ये यशवंत सिन्हा की एम्बेरसमेंट नहीं है सर, ये विपक्ष की एम्बेरसमेंट है। बिल्कुल है। और मुझे दिक्कत इससे क्या हो रही है मुझे पता है, झारखंड में आपको दिक्कत आएगी इस वजह से, और मैंने पहले ही कहा था, जैसे द्रौपदी जी अनाउंस हुई थी JMM उनके साथ जाएगी, ये JMM ने अनाउंस किया उसके पहले।
ओडिशा तो ऑफकोर्स जाने वाला था, ओडिशा तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी जाएगी, पिनाकी जी आज थे वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में। सवाल यह है कि आपको अगर मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है देश को बचाने के लिए, तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी से आप नहीं हरा पाओगे। मुझे क्या डर लगता है कि द्रौपदी जी को सिर्फ 61% वोट मिलना चाहिए, कहीं उसको उससे ज्यादा वोट नहीं मिल जाए। 62 नहीं मिलेंगे सर, मिलेंगे। खबर यही आ रही है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी खबर यही आ रही है कि 61% से आप एक चीज नहीं समझे हाँ। सुशांत जी, देखिए मैं क्योंकि 30-35 साल हम लोग साथ रहे तो मैं समझ गया। अब उन्होंने सेट किया बैरोमीटर कि 60 के नीचे भी अगर मिले तो हम ठीक है, सेफ है। 60 के ऊपर मिल गया तब हम लोग, मतलब कि अपनी बेंच फेलियर का भी बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों भाई रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, एक इनिशियल कमेंट लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया साहब, एक जो तहसीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने कैंडिडेट ही बेकार चुना यशवंत सिन्हा, क्या आप उससे सहमत हैं? दूसरा, जो आपके सहयोगी राजभर साहब कहकर चले गए कि एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं अखिलेश यादव, उसका भी आप लोगों को नुकसान हुआ, आप लोग नहीं जुटा पाए क्या समर्थन यशवंत सिन्हा के लिए? देखिए, आपने सुना राजभर जी ने क्या बोला, क्या फ्री में ले जाके दे आए? वो हर चीज फ्री में कुछ करना ही नहीं चाहते। ये मेरे शब्द नहीं है, आपने सुना। आपके साथ भी फ्री में नहीं आए थे क्या? नहीं, सुन तो आपके साथ चुनाव में फ्री में आए थे कि ऐसे आए थे? मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं बोल लूंगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। अभी तो एक शब्द नहीं बोला। अच्छा बोलिए यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि फ्री में जाके दे आए क्या, इसीलिए कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, ये देश की समस्या की बात न करके हमें आपको उलझाने की बात करते हैं। आप जो विचारधारा के साथ रहना चाहता है वो विचारधारा के साथ रहेगा, जो दूसरी विचारधारा के साथ रहना पसंद करता है, फ्री वाला और इधर उधर वाला झंझट वाला, वो उधर जा सकता है। इससे देश का नुकसान होता है। हो सकता है कि क्षणिक लाभ किसी को हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अरे एनडीए के भी टूटे होंगे, शाम तक पता चलेगा। ऐसा नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई होगी, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। जैसा कि आपके टीवी चैनल पे ही अभी हमने सुना कि आपने कहा कि यशवंत सिन्हा के बेटे ने भी नहीं किया। अरे भाई, आप ही बता रहे हो कि वो आए, मीडिया में कुछ बोले नहीं, वोट दिया, चुपचाप वो चले गए। अब चुपचाप को भी आप अपनी तरफ मान लेते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब कोई चुपचाप है तो वो भी कहते हैं मेरी तरफ है। अरे ये बीजेपी है या कुछ मैंने जादूगर जानती है या कोई इसको अंतर्ज्ञान हो गया है कि कोई चुप है तो अंदर की बात जान लेते हैं लोग और फिर उसको चलाने भी लगते हैं। सुनिए उनके बेटे ने भी नहीं दिया। अपने ये जादू वादू ये आजमगढ़ रामपुर का भी आप नतीजे का विश्लेषण कर रहे थे। एक बार उनको बोलिए, बोलिए अनुराग भाई, बोलिए भाई, इतना पेशेंस मेरे बोलिए, मैं रुकवा दिया सर, बोलिए। हाँ, वो तो रुकवाना भी चाहिए, आदमी के पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो लोग देश की, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है तब दलित का मुद्दा छोड़ देते हैं कि नहीं वो देखो वहां से आती है, दलित परिवार से आती है, वो देखो आदिवासी परिवार से आती है। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय होता है तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता, वो दलित की बच्ची के बारे में आवाज नहीं निकलती है। तो इनके कितने चेहरे वो हिंदुस्तान धीरे धीरे जान रहा है, वही हिंदुस्तान इनको जवाब देगा। क्योंकि जब चेहरे सामने आने लगते हैं ना, सब खुले चेहरे सामने आने लगते हैं कि राजनीति के हिसाब से जाति धर्म की बात करना, सत्ता पाने के लिए जाति धर्म की बात करना, सामाजिक न्याय इनके मन में नहीं है। सामाजिक न्याय से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका सामाजिक न्याय होता है सत्ता। ठीक है अनुराग भाई, देखिए अब मैंने आपको कहीं नहीं टोका। अनुराग भाई, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने पहली लाइन में कहा कि राजभर साहब जो है वो बिना फ्री में कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या वो यूपी चुनाव में आपके साथ भी फ्री में आए थे कि वहां भी देखिए, समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे थे। जिसको चुनाव में विचारधारा, जिनको चुनाव में जीतने का शौक होता होगा, थोड़ा बहुत उनको लगता है कि शायद समाजवादी के साथ, तो इसका मतलब फ्री में आए थे ना, तो इसका मतलब आपने गलत आरोप लगाया, आपके साथ फ्री में आए थे। सुन तो लीजिए, यहाँ फ्री में आना, चुनाव लड़ना, वोट देने में फर्क है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे थे, मैंने नहीं बोला ये शब्द। आपके चैनल पे उनका कहना था सर, उनका कहना था कि जो 4 बार हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है वो तो मेरे सामने झुक रहा है। ये तो कह रहे हैं कि बिना आए हुए कह रहे हैं फ्री में। बोलने वाली भाषा थी, आपने बना दिया कि आदमी फ्री में कोई काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति का, मैंने नहीं बोला फ्री में, उन्होंने बोला कि फ्री में चले जाएं। तो उनके शब्दों को मैं बोल रहा हूं, मैं रिपीट, मैंने तो उस पर जोर मारा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी विचार है, उसमें धारा है। आपकी विचार और धारा में सर मैं कह रहा हूं, कहीं भी चली जाती है। मैं कह रहा हूं आपकी विचार और धारा में जो तहसीन कह रहे थे कि कैंडिडेट आपने खराब चुन लिया, आप भी कोई आदिवासी चुन लेते, आप ही ले आते कोई आदिवासी नाम पहले। वो क्या, अब दिक्कत ये है कि वो क्या कह रहे हैं, कौन है, किस दल से बोल रहे हैं, हमें नहीं पता।
वो किस दल की तरफ से उन्होंने ये बात कही है, उनसे पूछ लीजिएगा कि आधिकारिक कोई दल ने उनके से ये बात कही है क्या, किसी ने कही है क्या? इस तरह मैं की कह रहा हूं, बातों का तो बहस का मुद्दा नहीं आपने होता। ट्राइबल कैंडिडेट क्यों नहीं आगे किया? अगर आप सामाजिक एक रूपता चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना मैं चाहते कह हैं। रहा हूं हिंदुस्तान में बात हिंदुस्तान जाति धर्म पे चलेंगे आप क्या? जो व्यक्ति जैसा होगा, जिसकी जो काबिलियत होगी, जब जहां जिसकी काबिलियत होगी उसको मौका मिलेगा। अब ये कहोगे नहीं आपने तो आप कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू काबिल नहीं है, आपने पंडित आप कह रहे हैं आदिवासी द्रौपदी मुर्मू काबिल नहीं है। आपने बोला आपने ट्राइबल क्यों नहीं चुना? अरे आप बोल रहे हैं जो जब काबिल आपने होगा ट्राइबल उसको क्यों चुनेंगे, नहीं इसका चुना? मतलब सवाल का द्रौपदी जवाब मुर्मू काबिल नहीं है। नहीं, आपने कहा ट्राइबल क्यों नहीं चुना? तो आपके हिसाब से कोई ट्राइबल काबिल नहीं होता? यशवंत सिन्हा काबिल थे। अरे मैं कह रहा हूं क्यों नहीं काबिल होते, लेकिन आप कह रहे हो आपने ट्राइबल क्यों नहीं चुना? कल ठाकुर होता आपने ठाकुर क्यों नहीं चुना? पंडित क्यों नहीं चुना? ये जाति धर्म की राजनीति आप और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी नहीं करती। मैं और जिनकी मेरी भाषा आप पार्टी। बोल रहे हो, जिनकी भाषा आप बोल रहे हो कि जबरदस्ती की ट्राइबल क्यों नहीं चुना? अगर कल अरे भाई, सिन्हा चुनते मैं तो सिन्हा क्यों नहीं चुना? मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी जो है वो समाज को आगे नहीं ले जाना चाहती, आप ले जाते ट्राइबल को चुन के। मैं कह रहा था, मैंने कहा आपने कहा जो काबिल होगा उसको चुनेंगे। मैंने कहा समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। क्या हाथरस में बेटी के साथ कौन लड़ा? दलित बच्ची के साथ कौन लड़ा? इनकी सरकार है, तब कहां चले गए थे? अरे भाई, लेकिन आपने सामाजिक न्याय के नाम पे जिस राजभर को चुना वो आपको गाली दे रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते, पसीना नहीं बहाते। ये है आपका सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय वाले आपके साथ। अरे आप बता रहे कोई आए बाएं साए बोलता है, उसकी बात आप मुझसे अब राजभर आए बाएं साए हो गए चुनाव में, तो आपके सबसे पसंदीदा थे। मैं बोलता हूं शहजाद पूनावाला। अच्छा, हर्षवर्धन जी 5 सेकंड रुक जाइए। हर्षवर्धन जी, ले लीजिए, ले लीजिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से जिस प्रकार की अनुराग भाई, आज आप बहुत फंस रहे हैं, आज आप फॉर्म में नहीं है। एक सेकंड, अनुराग भाई, आज आप हर लाइन में फंस रहे हैं, आप फॉर्म में नहीं है। चलिए देखिए सुशांत जी, एक गंभीर विषय है, एक गंभीर विषय है। बोलिए। देखिए, हो सकता है प्लीज ये देखिए, इनका रेडियो शुरू हो गया, ये रेडियो। बोलिए। देखिए, हमारी राजनीतिक विचारधारा हो सकता है अलग हो राजभर जी से, परंतु एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करते हैं उस व्यक्ति को बिका हुआ कहना और ये कहना कि वो फ्री में नहीं आते, वो उनकी कीमत लगती है, ये मुझे लगता है ये बेहद निंदनीय बयान है समाजवादी पार्टी का। और ये दिखाता है कि एक परिवार की चाटुकारिता करते करते कभी ये आदिवासी का अपमान और कभी ये राजभर समाज का इन्होंने आज आपके मंच पर अपमान किया। मैं अपनी घोर भाषा, घोर निंदा इसकी करता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने पूरे राजभर समाज का इस प्रकार से अपमान किया कि ये बिके हुए हैं, ये पैसों पे आते हैं, ये खरीदे जाते हैं। मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। ठीक करो। हो गई चापलूसी, हो गई। अब मैं बोल लूं, देखो अब मैं बोल लूं, घोर आपत्ति है मुझे इस विषय। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के मुंह पे तमाचा मार के इसी बैठ के डिबेट करते हैं जो कार्यकर्ता है, जिसको मौका नहीं मिला। इस सब का मतलब आप क्या बताओ, होगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने परिवारों से बने, जरा बता दो ना, उसकी सूची दे दो, आप बताओ ना, उसकी सूची दे दो भाई। आपके कितने परिवारों के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? एक परिवार से बन रहा है। हमारे 15 वर्ष में 11 अलग अलग अध्यक्ष बने भाई, 20 वर्ष में। कृपया करके आप ये कुतर्क ना करें। आपने राजभर समाज को, आदिवासी समाज को, अनुसूचित जाति समाज को यहाँ पर जिस प्रकार की गालियां दी है, ये देश की जनता देख रही है। अपमान किया आपने राजभर समाज का। दो लोग परिवार के बैठे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। अबे भाई, मैंने थोड़ी चयन किया। मैं तो बोलता हूँ निकालो तहसीन पूनावाला को, वो कहां से आ गए, कहां से उनको, मैं तो बोल रहा हूँ निकालिए। एक मिनट, दो बैठे, एक पार्टी के थोड़ी है, एक बीजेपी में है, एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, और मैंने थोड़ी चयन किया। अरे भाई, अखिलेश यादव के चाचा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने गलत रास्ता चुन लिया है। आप चाचा जी को समझाइए, उसमें हम क्या बोले? अनुराग भाई थोड़ा रुकिए। अब हर्षवर्धन जी जो है क्रॉस वोटिंग कर देंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी राष्ट्रपति चुनाव की, इसमें शुरू से ये बात हो रही थी कि विपक्ष क्या गेन कर रहा है, और आज की तारीख में अगर जो एनडीए के वोट हैं उससे ज्यादा चले जाते हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, तो विपक्ष ने कुछ गेन किया या इस बात को और लूज कर दिया और लोगों के सामने एक्सपोज हो गए कि हम में कोई एकजुटता है ही नहीं। भले आप कहते रहिए पैसा दे दिया, एजेंसी छोड़ दी, अब इसमें क्या एजेंसी, क्या पैसा राष्ट्रपति चुनाव में? देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव के पहले शरद पवार, जो वैसे हैं तो सिर्फ 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता, लेकिन माने जाते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं, कई बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, तो पवार साहब ने कहा कि भाई देखिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे लेकिन सब अलग अलग, कोई किसी को नेता नहीं मानेगा, हम अपनी अपनी जमीन पे लड़ेंगे, और जब सब जीत जीत के अपनी जमीन से आएंगे तो फिर दिल्ली में जमीन अपनी कब्जा कर लेंगे। तो शायद उसके पीछे मंशा उनकी वही रही होगी कि उनको एक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाए, और जब वो प्रधानमंत्री की बारी आए तो ऐसा कुछ हो, लेकिन ये तो दिवा स्वप्न था, कुछ हुआ नहीं।
19 के बाद इस देश में बहुत ढेर सारे आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के वजह से, अलग अलग वैचारिक मतभेदों की वजह से एनडीए लगातार घटा, यहां तक कि अकाली दल और शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह गए। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के समय करीब करीब 44 दल एनडीए के साथ हैं, मात्र 34 दल यूपीए के साथ हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से लड़ रही है राज्य में, नवीन पटनायक ओडिशा, वाईएसआर कांग्रेस तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश, हेमंत सोरेन झारखंड, अकाली दल पंजाब, महाराष्ट्र में शिंदे सेना तो अब उनके साथ हो गई लेकिन उद्धव सेना से लड़ रहे हैं। यानी देश के लगभग हर राज्य में अपने साथ वालों को तो वो लेके चले ही आए। जो विरोधी था वो भी चाहे मजबूरी में, चाहे रणनीतिक तौर पर, चाहे प्रतीकात्मक तौर पर, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा है। रणनीतिक जीत इसे नहीं तो फिर किसे कहेंगे? ये सचमुच 2024 का ट्रेलर ही है। विपक्ष को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है। अगर वो ऐसे उधार के और भाजपाई प्रत्याशियों को ऐसे ही लाते रहेंगे तो भैया सफल नहीं होने वाले। लेकिन मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रपति चुनाव होना है और कहा यह जा रहा था कि पहले आप नाम बताइए, पहले आप नाम बताइए। विपक्ष ने यह काम क्यों नहीं किया कि आप कोई ऐसा कैंडिडेट उतार देते कि बीजेपी संकट में फंस जाती कि कैसे हम इसका विरोध करें? ये विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये कर सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे मैं यही कहूंगा कि एक हमारे संपादक थे तो वो कहा करते थे कि वो फलाना अखबार कभी लीडर नहीं बन सकता क्योंकि हमारी वो हेडलाइन देख के सारा कुछ तय करता है। विपक्ष की स्थिति ही यही है कि पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ प्रतिक्रिया देता है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की राजनीति पर। नरेंद्र मोदी ये जान गए हैं कि वो जो करेंगे उसकी राजनीति पर प्रतिक्रिया देने वाला है। उनको लगा कि हम इस तरह से एक चेहरा लेकर आएंगे। और आप कल्पना कीजिए कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी ये तक हिम्मत नहीं पड़ी कि अपना कोई प्रत्याशी लेकर आता और सबको कहता है कि आओ जुट के चुनाव प्रचार करते हैं। ये तो चुनाव प्रचार जैसा था ही नहीं। ये घर से नाराज, सत्ता लोलुप, कुंठित, हताश एक व्यक्ति जो अपने योग्य पुत्र की भी राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से चौपट करने पर तुले हैं। सिर्फ यशवंत सिन्हा का एक भौंडा प्रदर्शन भर था जो वो संवैधानिक दायरे को भी कई बार लांग रहे। ठीक है तहसीन, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले शहजाद, क्या आपको बतौर पार्टी ये लगता है कि ये जो जीत है या आपके अंदर और कॉन्फिडेंस भरेगी 2024 को लेकर कि विपक्ष एकजुट नहीं है, उसकी अभी भी उसकी ये चर्निंग नहीं हो रही है कि हम कैसे एक स्टेप बीजेपी से आगे चलें? वो पहले कैंडिडेट उतारते तो शायद आप फंसते, वो भी वो नहीं कर पाए। यूपी के अंदर राजभर अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं, वहां पर चुनावी नतीजे जो आए अभी वो आपके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। क्या आप 2024 को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए इन नतीजों के बाद अगर ये आपके पक्ष में जाते हैं, या अभी आपको लगता है कि नहीं भाई उसमें हम अभी तैयारी करेंगे और ये इतना आसान नहीं है? देखिए, उसके लिए आज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। आप देख लीजिए, जो 2014 से ही लेकर अभी तक इनकी एक स्ट्रेटेजी रही है, वो दो चीजें नहीं बदल पाए। एक तो परिवारवाद की राजनीति को अभी भी ये त्याग नहीं कर पाए, और दूसरी बात, ये हमेशा एक व्यक्ति विरोध में विरोध करना, जिन चीजों का इन्होंने ही शुरुआत की थी, एक एजेंडा ऑफ कन्वीनियंस के आधार पर अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बना रहे। अब बताइए मुझे कि लेफ्ट और टीएमसी एक साथ देख नहीं सकते, परंतु एक हो गए इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम पर, एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते। इसी प्रकार से ये सारे अलायंस ऑफ कन्वीनियंस, अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए महाराष्ट्र में भी वो अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अलायंस ऑफ कोलैप्स बन गया, और 2024 में भी ये अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जो अलायंस ऑफ करप्शन भी बन जाता है, वो भी कोलैप्स होने वाला है। पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक मानसिक कंगाली जो है, मुद्दों की कंगाली, अब 3-4 दिन से आप देख रहे हैं किस प्रकार से आरोपों की थाली आ रही है, कभी नेशनल एम्बलम पर, कभी वर्ल्ड बैंक लिस्ट पर। अब देखिए, नहीं तो कुछ लोगों को यह भी लगता है ना कि आप इसी मानसिक कंगाली की वजह से जीत रहे हैं। आपको ऑपोजिशन में नहीं, तो इनकी मानसिक कंगाली को मालामाल करना हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब। इनकी मानसिक कंगाली है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी। देखिए, आज मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, मैं ये तस्वीर को जूम करना, और हम पूछना चाहते हैं कैंडिडेट कौन। अब जयराम रमेश इनके मीडिया के एडवाइजर है। एक किसान पुत्र, उनका नामांकन भरा गया, पर्चा भरा गया वाइस प्रेसिडेंट में। उसमें यह प्रक्रिया है कि इलेक्टोरल जो होते हैं, इलेक्टर्स होते हैं या जो प्रस्तावना करते हैं, वही उसको देते हैं। तो वो पूछ रहे कैंडिडेट कौन, मतलब कि केवल गांधी वाड्रा पुत्र कौन है इनको पता है, किसान का पुत्र नहीं
पता। अब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी के प्रवक्ता बैठे हैं। हाँ, सोनिया गांधी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो देखें और सोनिया गांधी के प्रवक्ता बताए यहां पर कैंडिडेट कौन है भाई। अच्छा, ये हामिद अंसारी वाली फोटो है, जिसमें सोनिया गांधी सौंप रही है। हाँ, तो आप बताइए, ये जयराम रमेश का जवाब दे, इसमें कौन है कैंडिडेट। ये कहते हैं कि नहीं, ये यशवंत सिन्हा अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। इनको पूछे जयराम रमेश जी क्या कर रहे हैं, रोज इनकी पार्टी का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए, जो मैं अभी कह रहा हूं कि विपक्ष के दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती कि हमको अगर नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत जरूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए, तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आपने क्यों नहीं एक आदिवासी कैंडिडेट उतारा, या कोई कैंडिडेट जो आपको लगता है कि जिसके साथ अगर हम उतार रहे हैं, पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं ना सर, आप पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप उतारते और बीजेपी को मजबूर कर देते कि आप इनके साथ कैसे नहीं आएंगे, मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग गलत हो जाएगी। फोन करके आप पूछ रहे हैं कि भैया आप पहले नाम बताइए तब हम बताएंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं कि आदिवासी कैंडिडेट कोई भी होता, मैं कह रहा हूं आप बीजेपी को मजबूर करते हैं। बट अच्छा कैंडिडेट उठाना जरूरी था, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट उठाना जरूरी था। दिक्कत मुझे यशवंत सिन्हा जी से ये है कि यशवंत सिन्हा जी जो है वो ऑपोजिशन को यूनाइट कभी नहीं कर पाते, और एक व्यक्ति जो अपनी सारी जिंदगी बीजेपी में रहा है, और सब जानते बीजेपी से इसलिए वो अलग हुए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वो आज एंटी बीजेपी कैसे हो गए? तो आपको अगर हराना है भाजपा को, आपको आइडियोलॉजी पे हराना पड़ेगा। देखिए, भाजपा को हराना इस देश के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, बस आपके सवाल पर आया, आपने कहा यशवंत सिन्हा वो कैंडिडेट नहीं थे जो विपक्ष को एकजुट कर पाते। बिल्कुल नहीं थे। तो लेकिन यशवंत सिन्हा को करना क्यों था? यशवंत सिन्हा का नाम ममता बनर्जी ने प्रपोज किया था। ये ममता बनर्जी को अपने कंधे पे जिम्मा लेना चाहिए था कि अगर मैं किसी को उतार रही हूं तो मैं सबको कर पाऊंगी। यहां यशवंत सिन्हा को यह कहना कि वो नहीं जुटा पाए, ये ममता बनर्जी को फ्री टिकट देना है कि भाई उनका तो कोई जिम्मा, यहां कहना चाहिए ममता बनर्जी नहीं कर पाई। यहां पर तो मैं वही कह रहा हूं, तो फिर अब ममता जी ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चाहे पीके के बोलने पर, चाहे महुआ मित्रा जी के बोलने पर, जिन्होंने भी इनको एडवाइस दिया, तो फिर वो ममता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यशवंत सिन्हा जी के पास जाए, अखिलेश जी के पास आए, सोनिया जी के पास आए, जिनके भी पास आए, और वो फिर उनके लिए कैंपेनिंग करे, विपक्ष को एकजुट करे, वाईएसआर कांग्रेस के पास जाए, बाकी सब जगह पर जाए, पटनायक जी से मिलकर ये कोशिश करे कि ओडिशा से वो वोट आ जाए। हालांकि डिफिकल्ट था क्योंकि द्रौपदी जी वहां से आती, तो ये कोशिश ममता जी को करना चाहिए था। देखिए, सिर्फ ये टीवी चैनल्स पर आकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना कि ये इसका भाई है, वो उसका भाई है, मैं तो आपने मुझे शो पे बुलाया, मैं तो किसी का भाई भतीजा हूं, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी से हम मोदी जी को नहीं हराने वाले। मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, तो एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उस स्ट्रैटेजी में दो चीज बेहद जरूरी है। एक है शहजाद कह रहे हैं यहां भी विपक्षी एकता नहीं, यहां पर अनुराग भाई एक दूसरे के खिलाफ। विपक्ष में अनुराग मेरे भाई है, अनुराग मेरे भाई है, त्रिपाठी जी मेरे भाई, सुनिए, अनुराग जी भी मेरे भाई, त्रिपाठी जी भी मेरे भाई, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सवाल क्या है, हमें व्यक्ति विशेष नहीं होना है। हर चीज में नरेंद्र मोदी जी गलत है, नरेंद्र मोदी नहीं, हम जयराम रमेश के कृत्यों पे बोल दो ना फिर। एक सेकंड, उन्होंने क्या किया आज? आप एंकर बन जाओ, फिर आप बीजेपी छोड़ के एंकर बन जाइए। अरे भाई साहब, देखिए ऐसा है, ऐसा है, मीडिया को डायरेक्शन देने का काम जैसे होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जयराम रमेश ने आज जो ट्वीट किया उसके बारे में बोलो। मैं सुनिए, अब दो चीजें कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर, अपने प्लानिंग बनाकर हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे, इस पर हमें चुनाव लड़ना है। दूसरी बात बहुत जरूरी है, मैं कांग्रेस को एडवाइस दे रहा हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस को लीड लेना होगा। ये हम समझे कि यार कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी लीड लेगी, ये गलत है। कांग्रेस को ही लीड होना, बिकॉज 160 लोकसभा सीट में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस, मतलब ये सुन के सर कान पक गए कि कांग्रेस को लीड लेनी होगी। बेहद अच्छे कैंडिडेट्स थे, आप समाजवादी से पूछे तैयार है कांग्रेस। अनुराग भाई दो सवाल, अनुराग भाई दो सवाल। एक कि विपक्ष को कब समझ में आएगा कि भाई किसको लीड लेना है, नहीं लेना है? आपको भी लगता है कांग्रेस को लीड लेनी चाहिए? और दूसरा, अनुराग भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए, एक तो पहला जो कि क्या कांग्रेस को लीड लेनी चाहिए, और दूसरा कि क्या अभी जो स्थिति बन रही है उसमें 2024 के लिए बीजेपी को एज दिख रहा है, या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2024 के नतीजे पर?
देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मुझे वो भी बात मेरे कान में आ गई थी जो आपके बगल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आप उनसे भी पूछ लीजिए। मतलब वो डायरेक्शन तो नहीं दे रहे हैं आपको, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि आपके बगल में बैठ के एंकरिंग का डायरेक्शन दे रहे हो, क्या सवाल पूछना है आपको पेपर से, क्या नहीं पूछना है। तो ये आवाज आ रही है अनुराग भाई, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज दिख रही है आपके पीछे। मैंने पहली बार किसी को देखा है बुक शेल्फ बनाई है, एक किताब नहीं रखी है। ये कमाल का डिजाइन है। ये विपक्ष की हालत यही है। बोलने दीजिए, ये विपक्ष की असली हालत को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। बोलो। उत्तर प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2024 में तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता को इस बात का धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जो असली समस्या है जिसपे ये लोग नहीं बात करना चाहते। जहां तक तहसीन भाई कह रहे थे भाई भाई का, तो मैं दर्शकों को बता रहा था कि उनके जो भाई साहब हैं परिवारवाद ज्यादा कर रहे हैं। तो मैंने याद दिलाया कि 4 में से 2 परिवार के ही बैठे हैं प्रवक्ता, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, और दोनों भाई हैं। तो मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैं उनको ज्यादा बोलते रहते हैं इसलिए मैंने याद दिलाया था। मेरा कोई मकसद होता नहीं किसी से व्यक्तिगत होने का। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे राजनीति नहीं करती है, वो मुद्दों को भटकाने की राजनीति करती है। ये राजनीति थोड़े दिन के लिए आपको तो लगता है कि बड़ी कामयाब हो गई, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए चलते हैं तो धीरे धीरे वो एक्सपोज होने लगते हैं। क्योंकि अब जनता समझ रही है कि रुपया पतला हो रहा है जिस पे चर्चा नहीं करते, जनता समझ रही है कि बेरोजगारी से आत्महत्याएं बढ़ रही है जिस पे बात नहीं कर रहे, महंगाई काला में एक लोगों की कमर टूट गई उस पर चर्चा नहीं करते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुद्दों को भटकाना अटकाना बीजेपी को आता है, लेकिन कब तक। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में, आपने जीते हुए प्रतिनिधि को तो आप ले गए बीजेपी वाले, उनको उनकी बहुत खातिरदारी की आपने, कभी सूरत में तो कभी ले गए असम में, खूब आपने उनको मलाई खिलाई और सत्ता का इधर से उधर कर लिया। ये आप प्रतिनिधियों के साथ तो कर सकते हैं, जनता के साथ नहीं कर सकते। जनता को दोबारा वोट देना है, फिर जनता बताएगी कि आप लेकिन अनुराग भाई, एमएलए को तो आप अनुराग भाई ले जाके आप रिजॉर्ट में 5 स्टार होटल में अनुराग भाई सकते हैं, लेकिन जनता मेरा इसका जवाब देगी। जब 2017 में समाजवादी पार्टी हारी थी, और मुझे याद है अखिलेश यादव जी इंटरव्यूज देते थे और उनसे हर जगह पूछा जाता था कि आप कैसे हार गए, तो वो कहते थे कि भाई हम जनता को भ्रमित नहीं कर पाए, बीजेपी ने भ्रमित कर दिया। ठीक है, फिर 2022 आया, आप फिर हार गए, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भाई जनता को ये लोग भ्रमित कर लेते हैं। 5 साल में अगर आप जनता को ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये लोग भ्रमित कर लेते हैं, तो ये आपकी गलती है ना सर। मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए, हम जब चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो हम 22% से 38% पे पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी 46 से 41 और 40% पे आ गई है। उनका ग्राफ अब गिर के नीचे अब 4% पे आने वाले, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा इनको क्या है ना, हम उतने झूठ नहीं बोल पाते। हम हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार वाले लोग हैं। हम जनता के साथ वही करते हैं जो जनता को करके दे सकते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं कर सकते। हमने मेट्रो बनाने की बात की तो बना के दिया, हमने बोला था एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो बनाया, हमने 100 डायल की बात की तो हमने दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। स्टेडियम की बात की हमने किया, ये क्या करेंगे, सपने देंगे। बस 2 सेकंड, एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये 2024 का मैसेज है? और दूसरा, जो अनुराग भाई कह रहे हैं कि 2024 का कोई मैसेज नहीं है, बीजेपी देश से साफ हो जाएगी 2024 में, आपको लग रहा है ऐसी स्थिति दिख रही है इस राष्ट्रपति चुनाव में जो हो रहा है उसके बाद? देखिए सुशांत जी, मैं एक शब्द मैंने बोला था, फिर से दोहराता हूं कि दीवा स्वप्न देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और कहते हैं ना कि दिल को बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। जमीन पर जनता के बीच में, इलेक्टोरेट के बीच में आप कहां हैं? और 2014 के बाद सिर्फ 17 और 22 नहीं आया, बीच में 19 भी आया था। और 2014, 17, 19, 22 के बीच में लगभग प्रतिवर्ष कम से कम 2 चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर विपक्षी दलों की जो कहें कि राजनीतिक हैसियत है वो नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है समाजवादी जीती थी, आप क्यों भूल रहे हैं इस बात को? जिला पंचायत का चुनाव भी तो अनुराग भाई, मैं तो अब कहिए जिला पंचायत की सूची निकाल कर आपको दूं, आपको तो ध्यान में है सारे के कितने जिला पंचायत कहां जीते। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत जीते, समाजवादी पार्टी के तो हार गए। खैर उधर नहीं जाएंगे, वो विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर आपने जो आपका नया फॉर्मूला बनता है कैसे तोड़ना जोड़ना, अध्यक्ष बना लिया। अरे मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर जोड़ तोड़ के होता तो 2014, 17, 19, 22 जोड़ा तोड़ा है क्या? अनुराग जी वो बोल रहे हैं, आप विपक्ष के नेता, भाई विपक्ष क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूं विपक्ष क्या पंचायत चुनाव जीत के खुश है? आप पंचायत चुनाव जीत के खुश हैं? पंचायत चुनाव जीतने की पार्टी है भाजपा के, उसी में अगर खुश हैं तो खुश हो लीजिए। फिर आप नरेंद्र मोदी को क्या हराएंगे? पंचायत चुनाव जीतिए। लेकिन जो मूल बात है, देखिए भारत की राजनीति टुकड़ों टुकड़ों में
नहीं चलेगी। भारत की राजनीति किसी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से चलेगी जो राष्ट्रीय पार्टी देश भर को यह भरोसा दिला सके कि हाँ, हम विकल्प हो सकते हैं। एडॉकिज्म थोड़ी ना है कि अच्छा ठीक है भाई, कोई जीत के आएगा, फिर हम लोग तय करेंगे, फिर इसके यहां बैठेंगे, उसके यहां बैठेंगे। वो जमाना चला गया। जनता को लगता है नेता मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, तब जाकर नीति और नीयत आगे मजबूत हो पाएगी। और आप विपक्ष के तौर पर भले कहें कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही, जनता को लग रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता को उसके आसपास वो चीजें होती हुई दिख रही, इसलिए वो उन पर भरोसा करती है, आप पर नहीं कर पाती। एक मिनट सर, एक मिनट शहजाद पूनावाला, एक मिनट सर, एक मिनट भाई साहब, जितने अनुराग भाई, एक सेकंड जा रहा है, मलाई मालपुआ खाए जा रहे हैं, वो जनता को दिख रहा था। क्यों भूल रहे हैं आप इस बात पर? अनुराग भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अनुराग भाई वो मेरा समय खा रहे हैं, वो आपका ये कह रहे हैं। देखिए, बुक शेल्फ के अलावा बहुत कुछ खाली है, ये पता चल रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, 2014, 17, 19, 22 और 22 के बाइपोल हारे, तो वो चुनाव नतीजे निष्कर्ष नहीं देते, परंतु जिला में जीत गए, जिला पंचायत के चुनाव अकॉर्डिंग टू देम जीते नहीं है, तो वो संदेश देता है, वहां पे जनता समझ गई। मतलब जनता का भी अपमान, राजभर समाज का भी अपमान, ट्राइबल समाज का भी अपमान। आज किसका अपमान करेंगे? केवल एक बेटे को बचाने के लिए। और यही इनकी दिक्कत है। ये दोनों जो है ना, इनकी दिक्कत यही है कि बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ में ये कुछ पार्टी नहीं बचा पा रहे, ना ये अपने विपक्ष के स्तर को बचा पा रहे। देखिए, लगातार बोलते जा रहे हैं। अनुराग जी, अनुराग जी, मैं आपको ही मौका दूंगा इसके बाद। अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी, और महाराष्ट्र में ही बनाते हैं परिवारवादियों के। अरे भाई अनुराग भाई, एक मिनट रुक जाइए, वो बोलने फिर आप जवाब दे दीजिएगा। इनकी समस्या क्या है? आप बोलिए। इनकी समस्या अभी तक अनुराग भाई, वो बोलने फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ऐसे कोई फायदा नहीं, आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए शहजाद, आप बोलिए, उनका ऑडियो कम कीजिए, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से आपने इनका ऑडियो डाउन किया है, जनता ने भी इनको डाउन कर दिया है, क्योंकि ये बिना कोई तर्क की बातें करते हैं। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की भी बात कर लीजिए। आज हमने जगदीप धांकर जी को हमने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट एनडीए का बनाया है। इन्होंने किसको बनाया है? इन्हीं की प्रत्याशी जो है वो कहती है सोनिया गांधी के तो रिश्ते हैं एक मिडलमैन के साथ। ये उनकी किताब में लिखा है। ऐसे तो इनके चुनाव है। और तहसीन पूनावाला बहुत शानदार तरीके से, अरे टीएमसी को ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, समाजवादियों को ये करना। अपना जो ये कांग्रेस के विश्लेषक बन के आते हैं, इनको बताइए ना, जयराम रमेश का जो ट्वीट है पिछले 3 दिन से, क्या मुद्दे उठा रहे हैं वो, क्या मुद्दे उठा रहे हैं बताइए। और जयराम रमेश का आज ट्वीट है, आपने पढ़ा उस ट्वीट को? वो कहते हैं आज हमने, कांग्रेस ने पार्लियामेंट को अडजर्न करा दिया। मतलब ये कोई विषय है गर्व करने का कि आपने पार्लियामेंट को स्थगित करा दिया? ये गर्व का विषय है इनके लिए। संसद एक जगह है संवाद का, उसको विवाद का मंच बनाना, उसको डिस्कशन के बदले धरने का मंच बनाना, और ये अपनी छाती पीट रहे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। तहसीन पूनावाला, ये बताइए, जो अभी एक बात निकली, अनुराग भाई कह रहे थे कि ये लोग जुमला फेंकते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं और इसलिए बार बार जीत जाते हैं, हम ये सब नहीं करते। और फिर खुद ही बोलने लगे कि हम जिला पंचायत चुनाव जीत गए। तो लोग पूछेंगे ना भाई कि जिला पंचायत में इनका नहीं चल रहा है फ्रॉड, वहां की जनता कौन सी थी? वहां की जनता को समझ में आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तब जनता को समझ में आना बंद हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर ये बात जो है इसको इग्नोर करते रहेंगे कि हम क्यों हार रहे हैं, और ऐसी वजहें ढूंढते रहेंगे और फिर अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, तो कैसे 2024 में आप बीजेपी को टक्कर देने की सोच रहे हैं? नहीं, इससे मैं अग्री करता हूं सुशांत जी कि अगर बीजेपी को टक्कर देना, टक्कर क्या हराना है, और ये बहुत जरूरी, तो एक मिनिमम प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, और देश के लिए आप आगे क्या करोगे ये बेहद जरूरी है। 2024 तक इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में होगी। मैं ये अपेक्षा नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि भाजपा केपेबल नहीं है इकोनॉमी के मामले पर। इकोनॉमी पर उनको घेरना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पर किस तरह की स्ट्रैटेजी हो, किस तरह से इनको आगे ले जाए, ये जरूरी है। लेकिन ये छोड़कर हम ये कहे कि कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, किसकी मम्मी पार्लियामेंट, ईमानदारी से एक बात बताइए, हम जुलाई 2022 में खड़े हैं, जुलाई 2022 में खड़े हैं, आपको लगता है जुलाई 2022 में विपक्ष के पास कोई स्ट्रैटेजी है 2024 के लिए? ईमानदारी से बताइए। नहीं है स्ट्रैटेजी है, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। और मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी जिंदगी में कांग्रेस को वोट देकर आया हूं, मैं हमेशा मानता हूं कि कांग्रेस के लिए उन 160 सीटों पे जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, वो लो हैंगिंग फ्रूट है, उन पर स्ट्रैटेजी बना के लड़ना चाहिए। बाकी जो साथ में आए ना आए वो बात की बात है,
क्योंकि सपा जैसी पार्टी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कहां चले जाए, तो इन पे आप भरोसा अनुराग भाई सुन लीजिए, वो बैठ के कह रहे हैं सपा जैसी पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते और आप लोग विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सपा जैसी पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। मुझे 20 सेकंड, अरे मेरे पास समय नहीं है सर, एक रिएक्शन उनका लेना जरूरी है। क्या विपक्ष है वो कह रहे हैं सपा जैसी पार्टी पे भरोसा नहीं हो सकता? 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड और 20 सेकंड और अनुराग भाई प्लीज और अगर हम ये कह दें, अनुराग शिवपाल जी भी कर रहे हैं, नहीं शिवपाल चाचा भी कर रहे हैं। अनुराग जी, ये परिवारवाद का तंज आप तो मत कसिए, शिवपाल जी को पूछे किसके कर रहे हैं, जाकर शिवपाल जी से पूछ के आइए पहले। अपने भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। शिवपाल जी क्यों कर रहे हैं हमारा सपोर्ट, हमारी कैंडिडेट का सपोर्ट, वो बता दो। कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। परिवारवाद इसको कहते हैं कि आपकी मम्मी एमपी रहे, फिर आप क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करो, आप एमओएस स्पोर्ट्स बन जाओ बिना किसी, और आपको एमओएस स्पोर्ट्स का दर्जा मिले, उसको परिवारवाद कहते हैं। दो जन अलग अलग उसमें जाते उसको परिवारवाद। अच्छा, मैंने भाई को परिवारवाद पे पाठ सिखा रही है, तो ये शहजाद को बताओ ना कि ये परिवार की बात ना चला। लेकिन सब तो ठीक है, छोटे पे दोनों व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ना सर। एक बात मुझे बताइए, सिर्फ 10 सेकंड में। आप कह रहे हैं कि मिनिमम स्ट्रेटजी करनी होगी, लेकिन हो उल्टा गया है, मिनिमम लीडरशिप हो गई है। कहीं कहीं आते हैं, आज पता चला कि वोट तो देने आए थे राहुल जी। नहीं, वो तो सैटरडे को ही आ गए वापस। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुद्दों पे रहते नहीं है, सैटरडे को आगे वोट देने ना। अगर यशवंत सिन्हा को जिताना था तो छुट्टी पे नहीं जाना था, चुनाव के बाद उनको ले के घर घर जाना था और बताना था कि भैया ये कैंडिडेट को जिताना क्यों। अरे ममता जी ने प्रपोज किया ना यशवंत जी को, कांग्रेस ने कहा किया, कांग्रेस का तो जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट, तो समर्थन भी नहीं करना चाहिए। ये आज की डेट में ऑपोजिशन को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि क्या आप वाकई किसी लड़ाई में कूद रहे हैं तो उसके लिए सीरियस हैं या नहीं, और क्या 2024 के लिए भी सीरियस दिख रहे हैं या नहीं, ये बड़ा प्रश्न खड़ा